अज़ीज़ तलबा तालिबात, छठी जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए उर्दू सब्जेक्ट का सबक नंबर 4 खद्दर का कफन। आज हम इस सबक को पहले पढ़ेंगे, बुलंद ख्वानी करेंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस सबक के अंदर क्या है प्यारे बच्चों? इस सबक के अंदर जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाली एक बुढ़िया की ज़िंदगी को पेश किया गया है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमने हमेशा जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले लीडरों के बारे में अच्छी खासी मालूमात हासिल की हैं हमेशा, चाहे उनका पैदाइश का दिन हो या वो जिस दिन शहीद हुए हैं, आज़ादी के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, उस दिन के मौके पर बाकायदा हम स्कूलों में प्रोग्राम करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी हमारे सामने एक नमूना बने कि उन्होंने यानी हमारे असलाफ ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी है, तब कहीं जाकर हम लोग अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए हैं और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। प्यारे बच्चों, हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को, है ना, 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और उन लीडरों के नाम हम हमेशा जानते हैं, है ना। गांधी जी हैं, चाचा नेहरू हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, मौलाना शौकत अली है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, मौलाना मोहम्मद बाकर हैं, है ना। ये शुरू से ही 1857 की जो बगावत हुई थी या उसके पहले से भी हमारे बड़े जो थे उन्होंने आज़ादी की आवाज़ उठाई थी और वो आज़ादी हमको मिली 15 अगस्त 1947 को। प्यारे बच्चों, इस आज़ादी को हासिल करने के लिए ये जो शायर हैं ख्वाजा अहमद अब्बास, ये कैसे शायर हैं? ये भी इस जंग आज़ादी में शाना बशाना चल रहे थे। इन्होंने भी उस आज़ादी में, जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। इनकी पैदाइश 7 जून 1914 को पानीपत में हुई। कहाँ हुई? पानीपत में। और इनका इंतकाल 1 जून 1988 को 1988 को मुंबई के अंदर हुआ है। इन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया है और सिर्फ 25 बरस की उम्र में ही प्यारे बच्चों उन्होंने समुद्री रास्ते से कमोबेश 17 मुल्कों का सफ़र किया। कितने मुल्कों का सफ़र किया? 17 ममालिक का सफ़र किया। और उस सफ़र की रुदात भी उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखी है ना। मुसाफिर की डायरी, किताब का नाम क्या है? मुसाफिर की डायरी। इस किताब के अंदर उन्होंने उस सफ़र का तस्करा भी किया है। तो प्यारे बच्चों, ये थे ख्वाजा अहमद अब्बास। हाँ, फिर इस सबक के अंदर कुछ नए अल्फाज भी आए हैं। सबक का उन्वान है खद्दर। खद्दर यानी क्या? प्यारे बच्चों, हर तरह पर बुना हुआ कपड़ा, यानी जो खादी का कपड़ा होता है ना, वो खादी का कपड़ा होता है, उसको खद्दर कहते हैं। ये खद्दर का कफन। फिर खिले मुरमुरे जिसको कहते हैं, है ना, पॉपकॉर्न, ये भुट्टा वगैरह जो हम इसको भूनते हैं ना, तो वो जिससे तैयार होता है पॉपकॉर्न जो है वो, या चावल को जो जब भुना जाता है तो वो उस तरह से मुरमुरे तैयार होते हैं, तो वो खिले, यहाँ पर ये लफ्ज आया हुआ है। फिर हशाश बशाश, लफ्ज क्या है? हशाश बशाश यानी बहुत खुश। फिर काठी, जिस्म की बनावट। हंसली, एक किस्म का जेवर जो गले में पहना जाता है। फिर यहाँ पर 2 अहम शख्सियात का प्यारे बच्चों तस्करा है, जिनकी वालिदा भी अम्मा है, यानी अली ब्रादरान। क्या नाम है इनका? अली ब्रादरान। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत सारे लीडरान हैं जिनको हम तारीख की किताबों में पढ़ते भी हैं या हमारे बड़ों के जरिए से हम उनके वाक़यात को असातिज़ा के जरिए से सुनते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम एक बुढ़िया के बारे में सबक को पढ़ने जा रहे हैं। तमाम तलबा और तालिबात अपनी अपनी किताब के अंदर देखें, सफ़ा नंबर 11 पर। हाँ, आइए सबक नंबर 4 खद्दर का कफन, ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा हुआ ये सबक है। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। मुल्क को आज़ादी दिलाने में बड़ी बड़ी हस्तियों ने तो हिस्सा लिया, लेकिन आवाम भी इस जद्दोजहद में पीछे नहीं थी।
उन्होंने आज़ादी के हसूल के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन किया। इस सबक में एक गरीब बुढ़िया की आज़ादी की चाहत को बयान किया गया है, जिसने वतन की मोहब्बत में, ये ईमान की अलामत है प्यारे बच्चों, जिसने वतन की मोहब्बत में आज़ादी की जंग के लिए अपनी सारी पूंजी, सारी दौलत जो उसने जिंदगी भर कमाई थी और उसके शौहर की तरफ से उसको जो मिला था, वो सब पूंजी कुर्बान कर दी थी। ये पूंजी उसके बुढ़ापे का आखिरी सहारा थी। उसकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उसे खद्दर का कफन दिया जाए। इसीलिए इसी उन्वान को मुसन्निफ ने यहाँ पर रखा है, ख्वाजा अहमद अब्बास ने, कि उस सबक का उन्वान ही यही दिया है, खद्दर का कफन। तो आइए सबक को शुरू करते हैं। मैं एक दो पैराग्राफ पहले पढ़ता हूँ, बाद में सबक की तफहीम इंशाअल्लाह करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। 30 बरस की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी। उसका नाम तो हकीमन था। नाम क्या था? हकीमन था, मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। उस वक्त शायद 60 बरस उसकी उम्र होगी। वो जवानी में विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके उसने अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी, गर्मी हो या जाड़ा, जाड़ा यानी सर्दी। अभी हम अपने लिहाफों में दुबके पड़े होते कि उसके घर से चक्की की आवाज आनी शुरू हो जाती। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों पोतों और नवासों के कपड़े धोती। उसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डब्बे जैसा था। 2 कोठरियां, एक पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज लंबा सहन, मगर वो इसे इतना साफ सुथरा और ऐसा लिपा तुपा रखती थी कि सारे मोहल्ले में मशहूर था कि हक्कू के घर के फर्श पर खीले बिखेर कर खा सकते हैं। क्या बिखेर कर खा सकते हैं? पॉपकॉर्न वगैरह है ना, खीले बिखेर कर खा सकते हैं। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती थी। फिर भी जब कभी हक्कू हमारे घर आती, हम उसे हशाश बशाशी पाते। बड़ी हंसमुख थी वो। मुझे उसकी सूरत अब तक याद है। गहरा सांवला रंग, जिस पर उसके सफेद बगला से बाल खूब खिलते थे। उसकी काठी बड़ी मजबूत थी। उसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में उसके कई दांत टूट गए थे, जिससे बोलने में पोपलेपन का अंदाज आ गया था। वो हमें जिनों और परियों की कहानी सुनाती, अपना सारा कारोबार खुद चलाती थी। हक्कू पढ़ी लिखी नहीं थी, न उसने औरतों मर्दों की बराबरी का उसूल सुना था। फिर भी हक्कू न किसी मर्द से डरती थी, न किसी अमीर, रईस, अफसर या दारोगा से। दारोगा यानी हवलदार, पुलिस। प्यारे बच्चों, आइए सबक की बुलंदख्वानी तो हो गई, सबक को समझने की कोशिश करते हैं। 30 बरस की बात है, 30 बरस की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था। मुसन्निफ कह रहे हैं कि मेरे बचपन की उम्र है। पर मुसन्निफ कौन? ख्वाजा अहमद अब्बास है। उनके बचपन का जमाना था। हमारे पड़ोस में गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी। कौन रहती थी? जुलाही। जुलाही प्यारे बच्चों ये मुअन्नस लफ्ज है। कैसा लफ्ज है? कपड़ा बुनने वाली, है ना। जुलाहा ये मुज़क्कर है। जुलाहा क्या है? मुज़क्कर है। जुलाहा ये मुज़क्कर है और जुलाही ये मुअन्नस है। क्या है? मुअन्नस है। कपड़ा बुनने वाली, कपड़ा बुनने वाली। मुज़क्कर जुलाहा, कपड़ा बुनने वाला, कपड़ा बुनने वाला। ये जुलाहा और ये जुलाही, ये मुअन्नस लफ्ज है। वो बूढ़ी जो है कपड़ा बुनने का काम किया करती थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था हकीमन। क्या नाम था प्यारे बच्चों? हकीमन नाम था उसका। लेकिन लोग उसको प्यार से क्या कहते थे? हक्कू कहकर पुकारते थे। हमारे घरों में भी देखो, बंटी, संटी, पिंकी, है ना, चुन्ना, मुन्ना, हम अपने छोटे बच्चों के जो प्यारे बड़े खूबसूरत होते हैं, है ना, क्यूट होते हैं, ऐसे बच्चों के हम लोग अपने घरों के अंदर नाम रखते। तो उस बुढ़िया का भी नाम एक ऐसा रखा गया था कि उसको लोग हक्कू कहकर पुकारते थे। उस वक्त शायद 60 बरस की उसकी उम्र होगी। कितनी? 60 बरस की। 60 बरस की उसकी उम्र होगी, है ना। वो जवानी में विधवा हो गई थी। क्या हो गई थी? विधवा। ये हिंदी जबान का शब्द है। विधवा यानी जिसका शौहर इंतकाल हो जाए, जिसका शौहर इंतकाल हो जाए तो वो विधवा कहलाती है ना। और उम्र भर अपने हाथ से काम करके उसने अपने बच्चों को पाला था। अब शौहर के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी उस औरत पर आई थी। किस पर? हकीमन पर, जिसको प्यार से लोग क्या कहते थे? हक्कू कहते थे। उस पर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी।
अब सारी जिम्मेदारियां जब इंसान के ऊपर आती है ना तो आदमी फिर चौकन्ना हो जाता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रात का और दिन का कोई वक्त देखता नहीं है। आप भी अभी प्यारे बच्चों छोटे हैं, थोड़े आप बड़े हो जाएंगे, जब आप पर भी जिम्मेदारी आएगी तो आप भी अपने घर की जिम्मेदारियों को बहुसने को भी इंशाअल्लाह पूरी करने वाले बनेंगे। हमें आपसे कभी उम्मीद है। अभी हम अपने लिहाफों में डूब के पड़े होते हैं कि उसके घर से चक्की की आवाज आनी शुरू हो जाती है। लोग अभी तक बिस्तरों में हैं, लेकिन ये बूढ़ी यानी हक्कू जो है ये अपने कामकाज को जल्दी से शुरू कर देती है। और सुबह का वक्त जो है ना बड़ा बरकती रहता है। आप इसकी आदत डालिए, रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठें और अपने दिन भर के कामों को सुबह के वक्त में जल्दी से निपटने की कोशिश कीजिए। इससे सेहत भी अच्छी रहती है। दिन भर वो झाड़ू देती, साफ सफाई रखना, है ना, कितनी बड़ी सफाई को जो हम अगर घर के माहौल को साफ सुथरा रखेंगे तो कभी इंशाल्लाह हमारे घर में बीमारियां नहीं होगी। चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, देखो झाड़ू और ये कपड़ा बुनने का काम और फिर खाना पकाना कौन कर रहा है? एक बूढ़ी औरत कर रही है। घर के सारे कामों को एक औरत जो है वो बुढ़िया है वो पूरा कर रही है। अपने लड़के लड़कियों पोतों और नवासों के कपड़े धोती। आज तो वॉशिंग मशीन का जमाना है, बटन ऑन करो कपड़े धुल जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो जमाने में बनफ से नफीस खुद से उन सारे कामों को किया जाता था और बूढ़ी अम्मा किया करती थी। उसका घर बहुत ही छोटा था। जितना घर बड़ा होगा उतनी ही साफ सफाई के मसाइल रहते हैं। जरूरत की चीज है ये, है ना। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डब्बे जैसा लगता था। छोटा सा घर था उसका, 2 कोठरियां, एक पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज लंबा सहन। मगर वो उसे इतना साफ सुथरा और ऐसा लिपा तुपा रखती थी कि सारे मोहल्ले में मशहूर था कि हक्कू के घर के फर्श पर कीले बिखेर कर खा सकते हैं। यानी सफाई का इतना एहतमाम था, साफ सुथरा वो घर रखती थी कि अगर जमीन पर भी कुछ पड़ा हुआ हो तो उसको उठाकर साफ करके खा सकते हैं। इतनी ज्यादा सफाई रहती थी। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती थी। फिर भी जब कभी हक्कू हमारे घर आती हम उससे हश्शाश बश्शाश ही पाते हैं। प्यारे बच्चों, इंसान की फितरत में जब वो काम करता है तो वो थक जाता है, एनर्जी खत्म होती है, तो फिर वो भूख लगती है, खाना खाता है, फिर वो तरोताजा होता है। लेकिन कुछ लोग प्यारे बच्चों ऐसे भी होते हैं जो काम करके उनके चेहरे पर कभी थकावट का एहसास होता नहीं है। वो हमेशा हश्शाश बश्शाश रहते हैं। कैसे रहते हैं? हश्शाश बश्शाश, तरोताजा रहते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब कशिश रहती है, रौनक रहती है काम के बाद। तो ऐसे ही हश्शाश बश्शाश होते हैं। बड़ी हंसमुख थी। कैसी थी? चाहे हालात कैसे भी हो प्यारे बच्चों, चेहरा हमारा अच्छा होना चाहिए, यानी खुश मिजाज रहना चाहिए। हालात परेशानियां तो हर एक के साथ लगी रहती हैं, वो तो अल्लाह के सामने कहने की रहती है। मखलूक को क्या कहने का? हमेशा हाथ उठाकर अपनी हाजात को अल्लाह के सामने रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, मुझे उसकी सूरत अब तक याद है। गहरा सावला रंग, न एकदम गोरा न दरमियानी सावला रंग, है ना, जिस पर उसके सफेद बगला से बाल खूब खिलते थे। उम्र हो गई थी इसलिए बालों में सफेदी आ गई थी। क्या? बालों में सफेदी आ गई थी। उसकी काठी बड़ी मजबूत थी, यानी यहाँ पर यानी काठी जो है जिस्म की बनावट, उसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। ज्यादा आदमी काम झुक कर अगर करता है ना तो कमर में टेढ़ापन आ जाता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत ऐसी थी कि आखिरी दम तक उसकी कमर में झुकाव नहीं आया। आखिरी दिनों में उसके कई दांत टूट गए थे, जिससे बोलने में पोपलेपन का अंदाज आ गया था। थोड़ा पोपलापन जो है वो बातों में आ जाता है। ये दांतों की वजह से लफ्जों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो साफ निकलता है, जिससे सामने वाले को बात मुकम्मल तौर पर सही लफ्जों के साथ समझ में आती है। लेकिन अगर दांत गिर जाए तो वो बातों में वो बात नहीं रहती। तो अल्फाज की अदायगी में कभी ज्यादती हो जाती है, तो उसको पोपलेपन का अंदाज कहा गया। वो हमें जीनों और परियों की कहानियां सुनाती। किसकी कहानियां सुनाती? जीनों और परियों की। अपना सारा कारोबार खुद चलाती थी। हक्कू पढ़ी लिखी नहीं थी। मतलब क्या थी फ्रेंड? पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इसका अपोजिट क्या? अनपढ़, है ना। ये अपोजिट वर्ड है ना। उसने औरतों मर्दों की बराबरी का उसूल नहीं चुना। आज के जमाने के नए जमाने का ये उसूल है कि औरतें भी जो है मर्दों के शाना बशाना चलने वाली बने। फिर भी हक्कू न किसी मर्द से डरती थी, न किसी अमीर, रईस, अफसर या दारोगा से। आदमी के दिल में अगर डर होना तो फिर वो किसी से भी डरता है, लेकिन अगर कुछ किया ही नहीं तो कर नहीं तो डर गाएगा। इसलिए वो बेखौफ और खतर हमेशा रहती थी। हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। बाल बच्चों, देखो ये मुरक्कब लफ्ज है।
कैसा लफ्ज है? मुरक्कब लफ्ज है। दोनों लफ्जों की मीनिंग एक ही है, दोनों बाल भी यानी बच्चों के ज़िम्मे में आता है और बच्चों भी, है ना। ये मुरक्कब लफ्ज है। मुरक्कब लफ्ज बनाने की एक ही किस्म है, एक किस्म है जिसमें दो अलग अलग लफ्ज है लेकिन मीनिंग दोनों की एक ही है। जैसे माल और दौलत, माल और दौलत, अगर इस लफ्ज को भी देखा जाए तो दोनों की मीनिंग एक ही है, लेकिन ये भी एक मुरक्कब लफ्ज बनाने की किस्म है। हाँ, बेचारे ने तो बैंक का नाम भी न सुना था। उसकी सारी पूंजी जो शायद 100-200 रुपए थी हो चांदी के गहनों की शक्ल में उसके कानों, गले और हाथ में पड़ी होती थी। चांदी के जेवर वो बनाकर रखी थी उसने। कितनी उसकी रकम थी? 100-200 उस जमाने में। ये बहुत बड़ी रकम है उस जमाने में। चांदी की बालियों ने उसके झुके हुए कान मुझे अब तक याद हैं। इन गहनों को वो जान से भी ज्यादा अजीज रखती थी। औरतों के मिजाज में है, फितरत में है। लड़कियां भी जो है ना, गले का जेवर हो, सोने का हो या चांदी का हो, उसे बहुत पसंद रहता है और वो अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखते हैं, क्योंकि यही उसके बुढ़ापे का सहारा थे। मगर एक दिन सब मोहल्ले वालों ने देखा, क्या देखा? न हक्कू के कान में बालियां हैं, न उसके गले में हंसली। हंसली यहाँ पर देखो लफ्ज है, एक किस्म का जेवर, एक किस्म का जेवर जो गले में पहना जाता था। न उसके हाथों में कड़े और चूड़ियां, फिर भी उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में नाम को खम नहीं, खम यानी झुकाव, खम यानी झुकाव। देखो ये जेवरात उसको बहुत अजीज थे, लेकिन एक दिन जब उसके जिस्म पर, चेहरे पर ये सारे जेवरात नहीं है, फिर भी उसके मिजाज के अंदर, उसके चेहरे पर, उसकी खुश मिजाजी में कोई तब्दीली नहीं है। किसके? हक्कू के। हुआ यूं कि उन दिनों महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी, एक अजीम लीडर हमारे मुल्क के, है ना, महात्मा गांधी, और अली ब्रादरान मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ब्रादरान के साथ पानीपत आए। इसके साथ अली ब्रादरान के साथ महात्मा गांधी आए। हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीरें की स्वराज के बारे में। हक्कू भी एक कोने में बैठी सुनती रही। बाद में चंदा जमा किया गया, उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। उसकी देखा देखी और औरतों ने भी अपने अपने जेवर उतार कर चंदे में दे दिए। जब मुल्क की आज़ादी की बात की गई, स्वराज की बात की गई, तो हक्कू ने जो है अपनी जो सारे जेवरात थे वो निकाल कर दे दी एक बूढ़ी औरत ने, जिसके पास दूसरा कोई जरिया नहीं था और वही उसकी पूंजी थी। और उसने जब इस आवाज के ऊपर अपने जेवर उतार कर दी तो उनकी देखा देखी में बहुत सारी औरतों ने भी अपने जेवर उतार कर दे दिए। उस दिन से हक्कू हमारे यहाँ आकर नाना अब्बा से खबरें सुना करती और अक्सर पूछती, यह अंग्रेजों का राज कब खत्म होगा? क्या पूछती थी? ये अंग्रेजों का राज कब खत्म होगा? गुलामी किसी को भी पसंद नहीं करे बच्चों। इंसान की फितरत है कि वो आज़ाद माहौल में रहे। एक ये बात अलग है कि वो अल्लाह की बंदगी में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बने। लेकिन जैसे दुनिया का माहौल है उसमें हर एक को तो अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि वो आज़ादी के माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजारे, वो किसी का गुलाम न रहे। कांग्रेस के जलसे होते तो उनमें बड़े चाव से जाती और अपनी सूझबूझ के मुताबिक सियासी तहरीक को समझने की कोशिश करती, मगर उम्र भर की मेहनत से उसका जिस्म खोखला हो चुका था। जिस्म तो खोखला था लेकिन अंदर की ताकत मजबूत थी। पहले आंखों ने जवाब दिया, मतलब आंखों की रोशनी चली गई। फिर हाथ पांव ने, हक्कू ने घर से निकलना बंद कर दिया, मगर चरखा काटना न छोड़ा। उम्र भर की मशक के सहारे आंखों के बगैर भी वो कपड़ा बुन लेती। ये इंसान का तजुर्बा है प्यारे बच्चों। शुरू में जैसे इंसान बच्चा है, साइकिल चलाने जब सीखने की कोशिश करता है तो पीछे किसी को पकड़ना पड़ता है। वो चलाने वाला नीचे देखता है पैडल कैसा घूम रहा है, पीछे वाला जोर से उसको फटके भी लगाता है कि नीचे क्या देखता है, सामने देख। फिर एक वक्त आता है कि वो पीछे वाला कभी हाथ छोड़ता है, कभी पकड़ता है, कभी हाथ छोड़ता है, कभी पकड़ता है। फिर एक वक्त वो भी आता है कि वो बराबर चलाने लगता है। और फिर वो एक वक्त भी आता है, आप ऐसा मत करना, हाथ छोड़कर साइकिल चलाना सीख जाता है। फिर बाइक चलाता है, 4 व्हीलर, और फिर हवा में हवाई जहाज और एरोप्लेन भी चलाने शुरू करते हैं, हेलीकॉप्टर भी चलाते हैं। तो शुरुआत तो वहां से होती है, कैसे? साइकिल चलाने से, या बच्चे के चलने से समझ लो।
जमीन पर रेंगना है पेट के सहारे, घुटनों के सहारे, और फिर है ना पकड़ पकड़ कर, और फिर चलने लगता है और फिर दौड़ने लगता है। छोटे बच्चे तो जब दौड़ने लगते हैं तो हाथ में आते नहीं हैं, लेकिन वक्त वो भी आता है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल इसी तरह से चरखा काटने का काम सीखा, फिर वो उसमें माहिर रही उम्र भर, लेकिन जब आंखों ने जवाब दिया फिर भी वो काम करती रही, क्योंकि उसको उतना जिंदगी का तजुर्बा था। बगैर आंखों के भी वो अपने कपड़े बुनने का काम करती थी। बेटों ने मना किया तो उसने कहा कि वो एक खद्दर अपने कफन के लिए बुन रही है। जज्बा देखो प्यारे बच्चों, हाँ कि अंग्रेज उस वक्त में अपने कपड़े हिंदुस्तान में लाकर बेचते थे, तो वो कपड़े की उनको जरूरत नहीं थी। फिर हक्कू मर गई, उसकी आखिरी वसीयत ये थी कि मुझे मेरे बुने हुए खद्दर का कफन देना, अगर अंग्रेजी कपड़े का दिया तो मेरी रूह को कभी चैन नसीब न होगा। ये अंदर का जज्बा था प्यारे बच्चों। हाँ, उन दिनों कफन लत्ते के दिए जाते थे। खद्दर का कफन, पहला कफन हक्कू ही को मिला। उसका जनाजा उठा तो जनाजे में उसने चंद रिश्तेदार और 2-3 पड़ोसी थे। न जुलूस, न फूल, न झंडे, बस खद्दर का एक कफन है ना, क्योंकि उसकी आम जिंदगी थी। और चूंकि ख्वाजा अहमद अब्बास के सामने ये सारा मंजर हुआ, इसलिए उस गुड़िया के बारे में वो जानने लगे थे, वरना उसने तो कुछ ऐसा बड़ा कोई कारनामा नहीं किया था कि उसके अखबारों में, टीवी पर वगैरह खबरें शाया होती थी। तो मुसन्निफ के वो करीब थी, इसलिए ख्वाजा अहमद अब्बास ने के बाद में उस औरत की जिंदगी को सामने लाकर हमारे सामने एक बड़ा मैसेज दे दिया कि काम करने के लिए किसी बड़े नाम की या इसकी बड़े प्रोपेगेंडे की या लोगों में शोहरत की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अगर नीयत अच्छी है तो तुम अपने माहौल के अंदर भी ऐसे अच्छे काम कर सकते हैं। अल्लाह देखने वाला है। कौन देखने वाला है? अल्लाह देखने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये सबक था तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वाली एक बूढ़ी औरत का, जिसको हक्कू कहा जाता था। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, समझने की कोशिश करें, इस सबक की रीडिंग भी करें। अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, सबक नंबर 4 खद्दर का कफन में मश्क के अंदर सवालात के जवाब में ग्रामर के कुछ अहम हिस्से आए हुए हैं। आइए हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मश्क के अंदर दर्जा बंदी की। वहाँ पर कुछ कपड़ों के नाम दिए गए हैं, उनमें हमको दोनों में सॉर्टिंग करना है, दोनों को अलग करना है। सब नाम एक साथ दिए हुए मश्क में आप देख लीजिए, कुदरती धागे, मसनूई धागे। तो कुदरती धागों के हमने नाम दिए हैं, उसके अलावा के जो नाम हैं वो मसनवी धागे, आप उन दोनों को अलग करना है। कुदरती धागे में सूती है, ऊन है और रेशम है। रेशम के कीड़े के जरिए से ये कपड़ा तैयार किया जाता है ना। तो ये बाकी पॉलिस्टर वगैरह के जो नाम है वहाँ पर आगे दिए गए हैं, नायलॉन है, ये सब मसनूई धागों में इनका शुमार होता है। फिर प्यारे बच्चों, एक ग्रामर की एक्टिविटी, अहम एक्टिविटी आई है, जिसमें अल्फाज की जिद्दों का इस्तेमाल करना है, जिद का इस्तेमाल करना है। अल्फाज की जिद इस्तेमाल करके जुमले दोबारा लिखिए। यहाँ पर एक मिसाल दी है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक मिसाल दी है, उसका घर बड़ा नहीं था। उसका घर बड़ा नहीं था मतलब कैसा था? उसका घर छोटा था। देखो ये अल्फाज है, ये अपोजिट वर्ड्स है, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। वो बहुत खुश थी मतलब वो बहुत नाराज नहीं थी। वो बहुत नाराज नहीं थी। अपोजिट वर्ड है, खुश नाराज, खुश नाराज। फिर हक्कू बहुत मेहनती थी। हक्कू कैसी थी? मेहनती थी। तो उसका अपोजिट वर्ड क्या है मेहनती का? काहिल है। उसको जुमला बना के उसमें लाना है, हक्कू बहुत काहिल नहीं थी। हक्कू बहुत काहिल नहीं थी। फिर एक जुमला लिखा हुआ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे हक्कू के बारे में हमने पढ़ा, दूसरे सबक में पढ़ा था, वो पढ़ा लिखा नहीं है मतलब वो क्या है? वो अनपढ़ है। क्या है? अनपढ़ है। ये अल्फाज के इस्तेमाल करके ये बात समझाने की कोशिश की गई है, जुमले बदलने के इसमें। फिर वो आगे एक एक्टिविटी दी गई है, मुख्तलिफ कारोबार करने वाले लोगों के तस्करे वहां पर किए गए हैं और वो जो औजार इस्तेमाल करते हैं या आलात इस्तेमाल करते हैं उनके नाम हमको यहाँ पर लिखना है। तो हमने उसमें से कुछ को लिया है। जैसे किसान जो है खेती करता है तो वो हल चलाता है। क्या चलाता है? हल चलाता है। उसका जो औजार है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। माहीगीर मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? जाल का। और लोहार जो है वो हथौड़ा इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है? हथौड़ा इस्तेमाल करता है लोहे को शेप देने के लिए, गर्म करने के बाद,
है ना। फिर पहले बच्चों एक अहम एक्टिविटी उर्दू ग्रामर की आ रही है, हुरूफ तहज्जी। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, मुझे तो लगता है बालवाड़ी में, और बालवाड़ी से पहले भी आपके घर वाले चार्ट वगैरह लाकर आपको देते थे, वो चार्ट में भी हुरूफ तहज्जी का तस्वीर आपको मिलता था, उस वक्त पढ़ते थे। लेकिन अब हम इसको समझना है कि हुरूफ तहज्जी यानी क्या। ये हुरूफ की अलामतें हैं, है ना, आवाजों की अलामतें हैं। क्या हैं? आवाजों की अलामतें हैं। इनकी अगर सिर्फ इस हर्फ को ही देखा जाए, किसी भी हर्फ को देखा जाए, तो उस हर्फ की कोई मीनिंग नहीं है, उस हर्फ की कोई मीनिंग नहीं है। उन हुरूफ से अल्फाज बनते हैं और अल्फाज से जुमले बनते हैं, तब वो बात हमको समझ में आती है। तो ऐसे टोटल जो हुरूफ तहज्जी हैं वो 37 हैं। कितने हैं? 37 हैं। उसमें इनको दो कैटेगरी में, दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। वो एक है पहला हुरूफ सही और दूसरा है हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत, हुरूफ इल्लत 3 है। कितने हैं? 3 है। हुरूफ इल्लत 3 है। उनसे अलिफ, वा और ई, अलिफ, वा और ई, इनको अच्छी तरह से दिमाग में रखना। ये 3 हुरूफ इल्लत है, बाकी तमाम हुरूफ सही हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर ये इनकी अपनी आवाज अगर निकलती है, खुद की इनकी आवाज निकलती है, तो ये हुरूफ इल्लत भी हुरूफ सही बन जाते हैं। लेकिन अगर इनकी खुद की आवाज नहीं निकलती, उनकी आवाज उनके पहले वाले हुरूफ के साथ मिलकर आती है, खलत मलत हो जाती है, उनकी अपनी आवाज नहीं निकलती, तो ये हुरूफ इल्लत बन जाते हैं। ये हुरूफ इल्लत बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर देखें, काम एक लफ्ज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? काम। काम में अगर देखें, क के साथ अलिफ की आवाज मिलकर आ रही है, अलिफ की आवाज मिलकर आ रही है, तो ये अलिफ जो है अपनी आवाज नहीं निकाल रहा है, क के साथ उसकी आवाज मिलकर आ रही है, तो ये अलिफ जो है वो हुरूफ इल्लत है। और क और म ये हुरूफ सही है, हुरूफ सही है। इसकी अपनी आवाज नहीं है, किसकी? अलिफ की। किसकी? अलिफ की। ऐसे ही दोस्ती ये लफ्ज लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? दोस्ती। देखो हुरूफ है द, व, स, त और ई। इन दोस्ती में भी दाल, सीन और त ये हुरूफ सही है। क्या है? हुरूफ सही है, हुरूफ सही है। लेकिन वाव, वाव और ई, इन दोनों की आवाज अपनी खुद की आवाज नहीं है। यह आवाज दांतों से या होठों से टकराकर नहीं आती है, इसलिए ये हुरूफ इल्लत है, हुरूफ इल्लत है। तो हुरूफ इल्लत 3 है, इनकी अपनी आवाज नहीं निकलती, ये किसी और हर्फ के साथ जब मिलकर आते हैं तो ये हुरूफ इल्लत बन जाते हैं। लेकिन अगर इनकी खुद की आवाज निकलती है, जैसे अकबर, अकबर एक नाम ऐसा है जिसमें अ की आवाज साफ समझ में आ रही है, अलिफ की आवाज साफ समझ में आ रही है, तो यही अ हुरूफ इल्लत की बजाय हुरूफ सही बन जाता है, क्योंकि इसकी अपनी आवाज है, इसकी अपनी आवाज है। बात समझ में आ रही है? तो ये हुरूफ सही, हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत 3 है, हकीकत में वो भी हुरूफ सही है। कब? जब उनकी अपनी आवाज निकलेगी तब। लेकिन अगर उनकी अपनी आवाज नहीं निकलती, वो किसी हर्फ के साथ मिलकर आते हैं, तो वही हुरूफ इल्लत बन जाते हैं, हुरूफ इल्लत बन जाते हैं। फिर एक एक्टिविटी दी गई है हम मानी अल्फाज की। किसकी? हम मानी अल्फाज की। एक लफ्ज लिखा हुआ है और आगे 3 अल्फाज लिखे हुए हैं। उन 3 में से कोई एक ऐसा लफ्ज है जो उसका हम मानी है, जैसे गरीब। गरीब का हम मानी क्या हो सकता है? अमीर तो नहीं हो सकता, दौलतमंद नहीं हो सकता, तो गरीब नादार हो सकता है। उसको राउंड अप कर दिया हमने, है ना, ये हम मानी अल्फाज है। फिर हसमुख है। क्या है? हसमुख, है ना, खुश मिजाज, बद मिजाज और तंग मिजाज। तो इसका जो है खुश मिजाज आएगा, है ना। हमने इसको दायरा बना दिया। आप चाहे तो नीचे गरीब लिखकर फिर ये 3 नाम लिखकर नीचे जवाब में डायरेक्ट नादार लिखो, ये सही तरीका है आपके लिखने के लिए। हमको ब्लैक बोर्ड पर समझाने के लिए हम उसको राउंड अप कर रहे हैं। फिर फूल है, फूल, पत्ता, कांटा और गुल, है ना। फूल का हम मानी लफ्ज क्या हो सकता है? गुल हो सकता है, उसको हमने राउंड अप किए। फिर सब्ज, सब्ज यानी ग्रीन कलर है ना, तो ये सुर्ख, हरा और नीला, तो जो हरा कलर है हमने उसको राउंड अप कर दिए। आप इस तरह से नीचे जवाब में लिख सकते हैं, ऐसे तमाम मश्क जो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको प्यारे बच्चों एक खेल दिया गया है, लफ्जों का खेल। क्या दिया गया है? लफ्जों का खेल दिया गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले ताकि आपको समझ में आ जाए। लफ्जों का खेल देखो किस तरह से दिया हुआ है। यकीन, इसका पहला आखिरी हर्फ, कोई भी एक लफ्ज लेना है, उससे उसके आखिरी हर्फ से नया लफ्ज बनेगा,
नया लफ्ज बनेगा। जैसे यकीन का आखिरी हर्फ है नून, तो नून से बना नादान, है ना। आखिरी हर्फ नादान, नादान का आखिरी हर्फ क्या है? नून है। चलो इससे नया लफ्ज बन गया नादी। ये आप लफ्जों का खेल खेलना है, तकरीबन 15 से 20 अल्फाज आपको इस तरह के तैयार करना है। फिर मीम आ गया, मीम आ गया, है ना। तो मीम से एक लफ्ज तैयार कीजिए, है ना, मो, इस तरह से, है ना। 3 उर्फी, 4 उर्फी या 5 उर्फी, जिस तरह के भी आप अल्फाज बना सकते हैं। तो ये लफ्जों का खेल जो है आपको एक्टिविटी में दिया गया है, इसको भी आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। ये मुकम्मल एक्टिविटी आपको लिखना है। ये कुछ बातें थी ग्रामर की अहम हिस्से की, वो आपको समझाई गई हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।